राखी ने ऐसे पप्पी दी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ रही है आपकी स्क्रीन भी नज़र आ रही है? आवाज़? जी सर, आ रही है। ओके, नाउ वी हैव टू गो टुवर्ड डाटा कलेक्शन। हमने क्योंकि अब रिपोर्ट राइटिंग करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम प्रपोज कर चुके हैं साइनॉप्सिस में कि हमने क्या करना है। नाउ वी हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। हमने डाटा कलेक्ट करना है और वो कैसे कलेक्ट करते हैं इस पे हम जो है वो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। मॉर्निंग की जो क्लास है उसमें मैंने उनको बताया कि आप कैसे साइनॉप्सिस को एडिट करके उसको रिपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मेरे पास रिकॉर्डेड है। वो मैं इवनिंग की जो आपके गूगल क्लासरूम होगा उसके अंदर मैं उसको सेंड कर दूंगा, तो वो आप लोग भी देख लेंगे। कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, तो वो सारे लोग उसको वहाँ से देख सर, तो अभी नहीं होगी वो क्लास हमारी? वो वाली क्लास एक्चुअली उसमें कोई इतनी बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं है। वो यही है कि आप कैसे साइनॉप्सिस से रिपोर्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, रिपोर्ट की क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम जी जल्दी सर। से डाटा कलेक्शन और क्वेश्चनियर जो है वो जिस तरह से आपने बनाना है या इंटरव्यू उस पर बात करें, ताकि आप आगे जो है वो हमने इसको देखना है सैम्पलिंग तक के नंबर ऑफ़ सैंपल्स आपने कितने ओके कलेक्ट सर। करने हैं ना। ठीक है, यहाँ तक जी जी। अगर हम कर लेते हैं सैम्पलिंग तक, तो फिर जो है वो हमारा जो रिपोर्ट है उसका काम शुरू हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा ओके कि सर। हमने यहाँ डाटा प्रोसेसिंग से पहले पहले तक हमें पता चल जाएगा हमने नंबर ऑफ़ सैंपल्स कितने लेने हैं, और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ़ सैंपल्स कितने हों किसी भी रिसर्च स्टडी के लिए। आपका यही क्वेश्चन होगा कि हम कितने क्वेश्चनियर फिल करवाएं। एक आपका जो है वो क्वेश्चन यही होता है। दूसरा आपका ये होता है कि क्वेश्चनियर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, या इंटरव्यू अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आप पूछेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए ये काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, 20-25 होंगी। इनको हम कोशिश करते हैं कि हम इनको कवर कर लें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डाटा ओके सर। कलेक्शन से। सो वी आर वेल अवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने इसमें स्टैटिस्टिक्स में शायद हमने कभी पढ़ा हो कि डाटा कितनी टाइप्स का होता है और कैसे जो है वो प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, हम उसको साथ लेके चलते हैं। सो यस व्हाट सर। इज रिक्वायर्ड फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? देयर आर 3 पॉइंट्स। The first one is motivation to share the required information. If you are going to take data from a subject, an institution, or any person, any uh, place, laboratory, hospital, उनको मोटिवेशन होनी चाहिए कि वो आपको डाटा शेयर करें। अगर वो मोटिवेट नहीं होंगे, आप उनको कन्विंस नहीं कर सकें। मोटिवेट क्यों होंगे? व्हेन यू विल कन्विंस देम
कि ये डाटा क्यों इम्पोर्टेंट है, उनकी इन्फॉर्मेशन देना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो मोटिवेट नहीं होंगे तो आपको डाटा नहीं देंगे, ठीक है। देन द सेकंड वन इज द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चंस किए, they are motivated to share their data, they agree to share their data, but your questions are ambiguous। आपके क्वेश्चन उनको समझ नहीं आते, आप क्या एक्चुअली पूछना चाह रहे हैं। दैट वुड बी लिमिटेशन ऑफ डाटा कलेक्शन। तो हमने जो क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो आपके इसमें क्वेश्चनर में हो, वो इतने क्लियर हो कि वो जो आप पूछना चाह रहे हैं वो आपको बता सके। हम लेटर ऑन इनको देखते हैं कैसे आप करते हैं। सो देन पोजेशन ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी लैब में जाके उनसे कोई डाटा लेने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो टेस्ट ही वो नहीं करते जो टेस्ट आप कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं उनको कि हमें जो है वो हेपेटाइटिस का कोई डाटा दें, हमें कोई जेनेटिक म्यूटेशंस का डाटा दें, और वो जेनेटिक म्यूटेशंस के टेस्ट नहीं करते, या हॉस्पिटल जो है वो उसके टेस्ट नहीं करते, या किसी पर्सन को उस तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। सो वी हैव टू गो टू द राइट पर्सन, राइट इंस्टीट्यूशन, आप वहाँ से डाटा ले सकेंगे। देन व्हेन वी सी द चॉइसेस ऑफ अप्रोच from where we should collect data, it depends on पर्पस ऑफ द स्टडी, रिसोर्सेज एंड स्किल्स। हमेशा से हम यही कहते आ रहे हैं कि आपके रिसोर्सेज जो है वो मेन लिमिटेशन है, कि अगर आपके रिसोर्सेज नहीं है तो आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू कलेक्ट डाटा अबाउट जेनेटिक म्यूटेशंस, आपने क्लोनिंग का डाटा लेना है, आपने कोई ड्रग रेजिस्टेंस का डाटा लेना है, तो उसके लिए ये है कि आप या तो लैब में परफॉर्म कर लेंगे खुद से मटेरियल लेके, और या फिर आप किसी जहाँ पे ऑलरेडी परफॉर्म हो रहा है उनसे जाके आप ये लेंगे। अगर आप लैब में परफॉर्म करना चाहेंगे तो आपके रिसोर्सेज ज़्यादा इस पे यूज़ होंगे, और अगर आप जाके जैसे आप सारे लोग जाके हॉस्पिटल से या किसी इंडिविजुअल से या इनसे डिस्क्रिप्टिव किस्म का डाटा ले रहे हैं जो ऑलरेडी उन्होंने टेस्ट किए हुए हैं, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? इसलिए कि आपके रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास केमिकल्स नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, फाइनेंशियल आपके पास जो है वो रनिंग कॉस्ट भी नहीं है, तो आपको इसके लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है या लैब में। तो सो देन पर्पस ऑफ स्टडी एंड स्किल्स, योर स्किल्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको सीक्वेंसिंग करनी है, आपको जेनेटिक म्यूटेशंस करनी है, आपको कोई और किसी तरह का टेस्ट परफॉर्म करना है, यू नीड स्किल्स। सो देयर इज़ नो आइडियल अप्रोच to collect data. There are always extraneous variables, and we have two major approaches for data collection. They are primary and secondary. हमें पता है प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, क्या होता है? Primary data is the first hand data that we collect by ourselves. We collect it through our own observations. हम अपनी ऑब्जर्वेशन जिसमें लेते हैं, जो डाटा हम खुद से कलेक्ट करें फ्रॉम आवर सब्जेक्ट और फ्रॉम आवर पॉपुलेशन और सैंपल, दैट वुड बी कॉल्ड एज प्राइमरी। हम डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट में विद आवर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आप वाइल्ड लाइफ का डाटा लेते हैं, आप जाके उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं, नंबर काउंट करते हैं, दैट वुड बी प्राइमरी डाटा। इसी तरह से आप लाइक जनरल पॉपुलेशन में जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि किन लोगों को क्या डिजीज़ हैं। फॉर एग्जांपल कोई हेपेटाइटिस पे कर रहा है, कोई जो है वो डिप्रेशन पे काम कर रहा है, तो उनसे जाके खुद से जो डाटा आप कलेक्ट करेंगे, दैट वुड बी प्राइमरी डाटा। अगर आप अपनी पॉपुलेशन के सब्जेक्ट्स के साथ खुद जाके इन कांटेक्ट आते हैं। या दूसरे जो स्टैटिस्टिकल इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि व्हेन डाटा इज़ इन रॉ फॉर्म, इट इज़ नॉट इवन not arranged in ascending or descending order. raw form में जो डाटा होगा that would be called as primary data। तो हमारा यहाँ पे जो प्राइमरी डाटा का definition है, that is when we get it through the subjects by ourselves। हम उनके साथ खुद in contact आते हैं। We can collect this data in the form of any like output from any machine। आप like सीपी करते हैं, कोई आप जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है, आप किसी भी मशीन को यूज़ करके आप एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इस तरह के जो करते हैं, तो आप खुद से कर रहे हैं, आप उस डाटा को खुद से नोट डाउन कर रहे हैं, कहीं से चेक कर रहे हैं मशीन की हेल्प से, या फिर आप नेकेड आई से, दैट वुड बी कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होगा?
secondary data is this, from secondary sources. It is from the data that has been collected by other पर्सन अदर इंस्टीट्यूट्स आप उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ स्टडी, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, हमने देखा था कि स्टडी डिज़ाइन जो है दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू, कितने में क्लासिफाई हो सकते हैं? कौन कौन 3 टाइप्स. कौन कौन सी? सर एक तो ड्यूरेशन की बेस पे है कि हम उसे रिट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव या रिट्रो प्रोस्पेक्टिव, हाँ. ये 3. इसमें प्रोस्पेक्टिव और का इसके मतलब अलावा क्या था? प्रेजेंट करंट जो हम कर रहे होंगे कंडक्ट. करंट अगर हम कंडक्ट करेंगे that would be called as primary data because we would be in Primary direct data. contact with the patients. हम उनसे खुद से डाटा लेंगे, that would be primary data. ठीक है. और सेकेंडरी डाटा, इसको हम कहेंगे प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़. जिन स्टडीज़ ने प्राइमरी डाटा लिया होगा उन्होंने खुद पेशेंट को कांटेक्ट किया होगा और उन्होंने उनसे डाटा लेके उसके बाद उस पर कोई मीन मीडियन मोड या उसको अरेंजमेंट की होगी. दैट वुड बी कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा. और वो स्टडीज़ जो हैं उनको हम प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ कहते हैं. सेकेंडरी डाटा कौन सा होगा? इन विच वी डू retrospective. Retrospective data would be secondary data. We take retrospective का मतलब क्या था? That we take the previous data from those institutes जहाँ पे वो लोग आए, पेशेंट आए. तो that would be like government publications. अगर हम इनसे लेते हैं डाटा, previous research से डाटा लेते हैं, सेंसस से लेते हैं, पर्सनल रिकॉर्ड से लेते हैं, पेशेंट हिस्ट्री से लेते हैं, लाइक उनके जो डाटाबेसेस बने हुए हैं उसके अंदर से जो हॉस्पिटल्स के, लैब्स के, या फिर सर्विसेज रिकॉर्ड. फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉइज जो है वो हैं, कोई सर्विसेज किसी को प्रोवाइड की हैं किसी ने, लाइक किसी हम रेस्टोरेंट से लेते हैं, कहीं जो है वो जो कोई भी इस तरह की शॉप्स हैं उनसे अगर हम लेते हैं जहाँ पे उनके कस्टमर आए, उनके पास डाटा है उसके बारे में. तो ये सारे जो हैं दे वुड बी सेकेंडरी डाटा, क्योंकि ये डाटा हमने खुद कलेक्ट नहीं किया. अगर एक शॉप के ऊपर कुछ कस्टमर आ रहे हैं तो दो तरह से डाटा कलेक्ट हो सकता है. या तो हम कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें किसी प्रोडक्ट के बारे में, या फिर ये हो सकता है कि जो शॉप वाले हैं वो उनका डाटा रख रहे हैं कि कौन किसका फीडबैक क्या है. तो जो शॉप वालों से हम लेंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा. जो हम डायरेक्टली कस्टमर से लेंगे दैट वुड बी प्राइमरी डाटा. अब इसके जो सेकेंडरी डाटा है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बिकॉज वी have not collected secondary data by ourselves. It is collected by some other persons. उन्होंने अपने पर्पस के लिए, लाइक हॉस्पिटल वाले जो डाटा लेते हैं उसमें हो सकता है वो आपकी एथनिसिटी ना पूछें. कभी पूछा आप लोगों से जब आप टेस्ट करवाने जाते हैं? क्या पूछते हैं? नाम पूछते हैं, एज पूछते हैं और वो जेंडर पूछते हैं. लेकिन इसके अलावा जो है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों. ओके सर. जी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है सर. जी सर आ रही है. हम इस पे बात कर रहे थे कि सेकेंडरी डाटा जो है उसके डिसएडवांटेजेस और प्राइमरी डाटा के एडवांटेजेस क्या होंगे. तो हमने कहा कि क्योंकि जो डाटा है सेकेंडरी डाटा वो आपने खुद कलेक्ट नहीं किया, ठीक है,
पर्पस ऑफ द डाटा वाज नॉट सेम, आपका और जो हॉस्पिटल वालों का है वो पर्पस सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल वाले आपसे जस्ट एज और आपके जो है वो जेंडर और इन चीज़ों को, आपका एड्रेस, इन चीज़ों को वो नोट डाउन करते हैं, लेकिन आपको लाइक एथनिसिटी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इस तरह की चीज़ें भी चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं कि दे आर रिस्क फैक्टर फॉर अ डिजीज़। तो आप इनको कैसे, अगर आपने सेकेंडरी डाटा लिया किसी हॉस्पिटल से तो आपका डाटा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी। देन दी वैलिडिटी इज़ आल्सो कंप्रोमाइज, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इन दोनों टर्म्स पे हमने बहुत बात की है। ये क्या होती है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, कैसे कंप्रोमाइज हो सकती है, तो बता सकते हैं? सर क्योंकि सेकेंडरी डाटा तो हमें नहीं पता कि ये करेक्टली मेजर किया गया है या नहीं। ऐसा ही है। और अगर हम दोबारा से कलेक्ट करें पॉपुलेशन से तो ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही हमारे पास जो है वो रेट्स आएंगे, ठीक है। तो देन देयर कुड बी पर्सनल बायस, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसका बायस हो सकता है कि वो किसी इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट नहीं समझता, उसको सही तरह से नोट डाउन करता है या नहीं करता। देन वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा वही बात के जो डाटा आपको चाहिए है वो उन्होंने कलेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि उनका पर्पस आपकी रिसर्च नहीं है, उनका अपना कोई पर्पस होगा, उसके लिए उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। देन द फॉर्मेट ऑफ द डाटा, आपने सेकेंडरी डाटा फॉर एग्जांपल आपने कलेक्ट किया तो उसमें एजेस को उन्होंने किया हुआ है लाइक चिल्ड्रन, एडोलिसेंट, अडल्ट, ये उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। लेकिन आपको जो डाटा चाहिए वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में चाहिए, आपको कैटेगोरिकल नहीं चाहिए, ठीक है। वी कैन नॉट कन्वर्ट चिल्ड्रन इनटू एजेस, हम उसको कैसे कर सकते हैं, उनके ख्याल में चिल्ड्रन, हमें क्या पता कि किस एज का, और हर एक पर्सन के आगे अगर चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो हमें नहीं पता वो चाइल्ड जो है वो किस एज के हैं, ठीक है। तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते नंबर्स में, कुछ हद तक हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने एज ग्रुप्स दिए हुए हैं तो सॉरी एजेस दी हुई है कॉन्टीन्यूस डाटा, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 उन्होंने एजेस दी हुई हैं, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर बैक करना पड़े तो फिर हम नहीं कर सकते। सो देयर वुड बी इश्यूज ऑफ फॉर्मेट। तो हमें सेकेंडरी डाटा बाज़ औक़ात, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन कोरोना, तो इस डिज़ीज़ पे शायद आपका जो सेकेंडरी डाटा वो उस पे जो आप रिसर्च करेंगे वो इतनी जो है वो शायद एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि जो कोरोना के लोग हैं उनके साथ इन कांटेक्ट आना, वो सारे इश्यूज हैं। तो लेकिन मोस्टली हम फेवर करते हैं, या बहुत बड़ा डाटा अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको प्राइमरी अप्रोच से नहीं मिल सकता, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आप फिर सेकेंडरी डाटा ले लेते हैं, या कुछ ऐसे डिजीज़ ग्रुप होते हैं जिनका आपको सेकेंडरी डाटा ही मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल प्राइमरी डाटा लेना मुश्किल है, लाइक दी ड्रग एडिक्ट्स का अगर आप लेना चाह रहे हैं इस तरह से। सो बट यू वुड हैव लिमिटेशंस, सेकेंडरी डाटा के अंदर बहुत सारी लिमिटेशन होंगी। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी की, पर्सनल बायस होगा जिसने कलेक्ट किया। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, ज़रूरी नहीं है कि जो फैक्टर्स, जो पैरामीटर्स आप करना चाह रहे हैं वही उन्होंने भी किए हों। फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है। देन if we see next slide, so here we can see the method. It could be from secondary sources and from primary sources. If we collect data from secondary sources, there would be documents. These data are already collected by some other persons, like our institutes, like government publication, earlier research, census, इनकी हमने बात की। If it is primary source, from primary sources, then we have to go and have contact with our sample or population, हमें उनके साथ indirect जो है वो contact आना पड़ेगा। So we can take primary data in three form. It could be observation, it could be interviews, it could be questionnaire. Observation means we observe any behavior, anything by our five senses or by using any aid like machine, कोई भी हम use कर सकते हैं उसके साथ। So these observations, they are of two type. They could be participant observation, could be non-participant observation. Participant observation mean the person that is recording data or recording observation would become part of that population. And non-participant mean
the person that is recording data is not part of that population. For example, हमने वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे हम देखते हैं प्रोग्राम्स जो हैं वो नेशनल जियोग्राफिक पे, डिस्कवरी पे। तो नेशनल जियोग्राफिक पे आप देखें तो कुछ लोगों ने कॉस्ट्यूम पहने होते हैं, लाइक फॉर ऑब्जर्विंग लाइंस, फॉर एग्जांपल उनकी जो है वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो लाइन वाला कॉस्ट्यूम पहन के उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। दैट वुड बी कॉल्ड एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और अगर वो किसी जीप में बैठ के अलग से ऑब्जर्व कर रहे हो, देन इट वुड बी कॉल्ड एज नॉन पार्टिसिपेंट। इसको दूसरे हम करें तो लाइक आप कहीं पे किसी जगह पे लाइक क्लास में कर लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट मतलब जिसमें पार्टिसिपेंट या जो रिसर्चर है वो खुद पार्टिसिपेट करे और जिसमें वो ना करे। पार्टिसिपेट का मतलब ये है वुड बिकम पार्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, उनका पार्ट बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास से मैं पूछूं कि कितने लोग क्लास बंक करते हैं, ठीक है, तो आप कितने लोग बताएंगे? कोई भी नहीं। सर हमें तो नहीं पता। नहीं, मैं आपसे ये पूछूं ना कि आप लोगों में से किस किस ने क्लास बंक की है, तो आप नहीं बताएंगे, ऐसे ही है ना। तो क्योंकि मैं नॉन पार्टिसिपेंट हूँ ना, ठीक है। लेकिन आप क्लास में से आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछे तो फिर क्या होगा? ओके सर, समझ गई, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेंट मीन दे बिकम द रिसर्चर, दे बिकम पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन, पार्ट ऑफ दैट सैंपल। और नॉन पार्टिसिपेंट मीन ही और शी इज नॉट पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन, ठीक है, बाहर से देख रहे हैं। हम देखते हैं इसका क्या एडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज होता है। देन interviews, they could be structured, they could be unstructured. Structured mean the number of questions, the type of questions, the way of questions, they would be fixed, already written होंगे, वही करने हैं। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि जब तक इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट नहीं आएगी, किसी पर्सन से कुछ और क्वेश्चन होंगे, किसी से कुछ और होंगे, और इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेंगे। ज़ाहिर हर पर्सन से डिफरेंट क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक का, फॉर एग्जांपल अगर एप्टीट्यूड डिफरेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन ऑलरेडी फॉर्मेट किए हुए हैं उन्हीं पे आपको रहना पड़े। तो अनस्ट्रक्चर्ड जो है उनमें क्वेश्चन का ऑलरेडी नंबर, उनके जो फॉर्मेट है, उनका जो वे ऑफ क्वेश्चनिंग है वो ऑलरेडी डिटरमिन नहीं होगा। हम इसको भी देखते हैं। देन क्वेश्चनियर, दे कुड बी मेल्ड, दे कुड बी, वी कैन मेल दैम the subjects, the questionnaire, or we can say them to give answer in a collective way. For example, कहीं पे किसी collection में, like किसी gathering में जाके हम इसको जो है वो कर सकते हैं। तो हम इनको one by one देखते हैं। So we see primary sources, secondary sources की हमने बात कर ली। Primary sources, the first one is observation. So in observation, what are the advantages of this observation? That is where the population, why we do observation, we don't do interview or question. इसका advantage ये है when questioning is impossible. For example, a population is there, like they are illiterate, तो आप उनसे जो है वो क्वेश्चनियर फिल नहीं करवा सकते, ठीक है। इफ दे आर लाइक animals, then we cannot take their interviews, so we have to go toward observation। ऐसे ही है ना, ठीक है। So another thing, variables cannot be defined by individual। अगर आप किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और वो उन वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं कर सकते, या आप भी डिफाइन नहीं कर सकते, लाइक कुछ बिहेवियर्स हैं, एनिमल बिहेवियर्स के, ह्यूमन बिहेवियर्स के, तो आप उनको डायरेक्टली पूछ नहीं सकते। यू हैव टू ऑब्जर्व देम, आपको उसको जो है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देन देयर कुड बी सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मीन जो ऑब्जर्व कर रहा होगा पर्सन, वो अपना जो उनका, सॉरी, इट इज़ अबाउट द पर्सन दैट इज रिस्पॉन्डिंग। वो जो है वो जो आंसर करेगा वो सब्जेक्टिव होंगे, मीन उसका बिहेवियर कुछ और है लेकिन वो उसको राइट अप में कुछ और देगा। जैसे अभी आप लोग क्लास बंक करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे इंटरव्यू करूं तो आप लोग नहीं बताएंगे, लेकिन अगर मैं आपको ऑब्जर्व करूं
आपकी पुरानी अटेंडेंस सारी निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन जो है वो क्लास बंक करता है। ऐसे ही है। इधर हो या चले गए हो कहीं? ओके सर। हो के चले यस गए हो? सर। अच्छा वो सर इधर ही है। हाँ सर। तो हमने कहा कि हम ऑब्जर्वेशन उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे किसी पॉपुलेशन में क्वेश्चनिंग इज इम्पॉसिबल। क्वेश्चनिंग क्यों इम्पॉसिबल है? बिकॉज द पीपल दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड, द इंडिविजुअल्स दे आर लाइक एनिमल्स, they are illiterate, they are children, they cannot hear, they cannot talk। तो हम उनसे जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। वेरिएबल्स दे कैनॉट बी डिफाइंड बाय दोज इंडिविजुअल और बाय ourselves। हम उन वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट ऑब्जर्व दैम। एंड देन सब्जेक्टिविटी इज इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल इफ वी आस्क अ पर्सन दैट ही और शी डिड दिस थिंग, तो वो उसको उसमें हो सकता है वो कहे नहीं किया, हो सकता है कि किया है। तो इसका मतलब ये है कि देन वी शुड ऑब्जर्व इट। हमें ऑब्जर्व करना चाहिए बजाय इसके कि हम उनको उनसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग पूछें। then these observation they could be participant or they could be non participant। तो हमने वही कहा कि observer जो है वो अगर involved होगा is part of population then it is called as participant observation, और अगर observer नहीं involve होगा then it is called as non participant observation। अब इसका इशू क्या होता है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उससे इशू क्या होगा? उसमें यह है कि जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं देन ही और शी वुड चेंज बिहेवियर। जो वो कर रहा है उससे वो entirely डिफरेंट करेगा, कैन इंक्रीज दैट बिहेवियर और कैन डिक्रीज दैट बिहेवियर। देन देयर कुड बी रिसर्चर बायस कि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी एनिमल को, ह्यूमन बीइंग को, किसी फिनोमिना को, तो जिस तरह से आपने उसको समझाया उसी तरह से आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। हो सकता है कि आपकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर ना हो किसी बिहेवियर के बारे में, तो आप कुछ और समझते रहें, एक्चुअली वो कुछ और हो। सो देयर वुड बी रिसर्चर बायस। देन देयर कुड बी पर्सनल वेरिएशंस, दे आर अलॉन्ग विद रिसर्चर बायस। कि एक पर्सन अगर उसी बिहेवियर को रिकॉर्ड करेगा तो वो कुछ और तरह से करेगा, दूसरा करेगा तो वो किसी और तरह से करेगा। सो देयर वुड बी वेरिएशंस। then there could be incomplete observation or faulty method। for example if you are observing a behavior, आपने उसको completely observe नहीं किया, अभी वो behavior complete नहीं हुआ, आपने उससे पहले अपना पैकअप किया और आप वापस आ गए और आप कहते हैं एनिमल ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, आपके पास हाफ इंफॉर्मेशन है। सो these are the limitations। और then the conditions of observation, they could be in normal condition, that is in natural condition, or they could be in controlled environment। आप like आपने रैट्स रखे हुए हैं, आप रैट्स के कोई बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, उनकी ईटिंग बिहेवियर, उनका जो है वो कोई कॉलोनी का बिहेवियर, वो आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो एक तो तरीका ये है कि हम उसको नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर करें, नॉर्मल कंडीशंस में, और दूसरा ये है कि हम उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करें। इसको क्या कहेंगे? जिस स्टडी के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट पे किया होगा तो उस रिसर्च डिज़ाइन को क्या कहेंगे? हमने ये भी पढ़ा हुआ है ना, एक्सपेरिमेंटल। नेचुरल में नॉन एक्सपेरिमेंटल। इट वुड बी नॉन एक्सपेरिमेंटल बिकॉज इट इज़ हैपनिंग इन नेचर, हम जस्ट उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर कंट्रोल में लैब में हम करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज कंट्रोल, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती हैं और नॉन एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती हैं, आप उसको नेचर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेम इज़ फॉर लाइक हम किसी मेडिसिन का इफेक्ट देख रहे हैं, तो नेचर के अंदर जो डॉक्टर ऑलरेडी लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं उनके अंदर हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं, या फिर हम लैब के अंदर उन लोगों को ला के या कंट्रोल में ला के हम उनको प्रेस्क्राइब करके कुछ लोगों को, तो हम उसका इफेक्ट जो है वो देख सकते हैं। सो दे वुड बी ऑब्जर्वेशन that are natural or in controlled environment। So then we have ways of recording observation। So ways of recording observation are, they again depend on our purpose of the study। They could be qualitative, they could be quantitative। Qualitative mean they are in the form of sentences, they are in the form of descriptions। Quantitative, they are in the form of
न्यूमेरिकल स्केल्स हमने पढ़े थे कि इसमें जो है नॉमिनल है, ऑर्डिनल है और इस तरह के, सो इंटरवल है, रेशो है। इंटरवल है, रेशियो है, ये सारे ठीक है। सो दीज ऑल डिपेंड ऑन दी पर्पस, हमारा पर्पस क्या है उस पर डिपेंड करता है। क्वालिटेटिव आर ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, क्वालिटेटिव में आपको सम अप करने में इशू होता है, ठीक है। हम इसीलिए, और दूसरा ये कि वो उसमें बहुत सारी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है। हम कोशिश यही करते हैं कि हर चीज़ को न्यूमेरिकल स्केल्स पे मेजर किया जाए, दैट आर नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड दी इंटरवल एंड रेशो। हम कोशिश करते हैं कि इसमें मोस्टली इंटरवल और रेशो के ऊपर जो है वो मेजर करने की कोशिश करते हैं, बाकियों में बायस आने का चांसेस ज़्यादा है। एक तो ये कि जो पर्सन नोट डाउन करके देगा आपको एक स्टेटमेंट, उसने जब लिखी तो उसके अंदर जो है वो इश्यूज आ गए, उसने उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया जो वो करना चाह रहा था, ठीक है। और जब आपने उसको पढ़ा, आपने इंटरप्रेट करने की कोशिश की, तो अगेन आपकी सब्जेक्टिविटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल वेरिएशन वो स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगी जब आप उसको करने की कोशिश करेंगे, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। तीसरा ये कि जब आप बहुत सारे लोगों की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप उनका कोई मीन मीडियन मोड लेने की कोशिश करेंगे तो वो आप नहीं कर सकते इस डाटा में, दैट इज़ क्वालिटेटिव डाटा। तो आप किसी का सेंट्रल पॉइंट नहीं बता सकते कि कौन लोग क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हर एक ने अपने डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस किया होगा। हम लेटर ऑन इसको देखते हैं कि क्या है। सो in case of participant observation or non-participant observation, the difference is if the person is part of population, there would be less variations, there would be less change in behavior। अगर पार्ट बन जाए पॉपुलेशन का तो लोग अपना बिहेवियर हाइड नहीं करेंगे, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन है, वो उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे वो नॉर्मल पॉपुलेशन में बिहेव करते हैं, बिकॉज एलियन उनको कोई नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बाहर से एज एलियन जाके आप ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करेंगे, देन दे वुड चेंज देयर बिहेवियर, देयर वुड बी वेरिएशन। तो लेकिन इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आपको उस पॉपुलेशन का पार्ट बनने के लिए बहुत सारे इश्यूज होंगे। देन वी हैव इंटरव्यूज। इंटरव्यूज एज इंटरव्यू और क्वेश्चन में, क्वेश्चनर में डिफरेंस क्या है? इंटरव्यू इज रीडिंग क्वेश्चन टू रिस्पोंडेंट एंड रिकॉर्डिंग आंसर्स। द पर्सन दैट इज रिकॉर्डिंग आंसर वुड रीड क्वेश्चन टू रिस्पोंडेंट, वही बोलेगा क्वेश्चन और वही उसको नोट डाउन करेगा, ठीक है। इंटरव्यू में, क्वेश्चनर में क्या होता है? Questionnaire are the questions that are written in written form and the respondent would record the answer. Respondent ही उसके अंदर अपने जो answers हैं वो record करेगा। So interviews, they could be verbal, they could be face to face, they could be telephonic, they could be like beliefs or concepts, they could be experiences, तो कुछ भी हो सकते हैं। पहले तीन जो हैं they are ways of interviews and then they are the type of contents that we ask। तो इंटरव्यू जो है वर्बल हो सकते हैं, फेस टू फेस, टेलीफोनिक हो सकते हैं। दे कुड बी टाइप्स, कुड बी फ्लेक्सिबल, कुड बी फिक्स्ड। इफ दे आर फ्लेक्सिबल, these are called as unstructured interviews, and if they are fixed, they are called as structured or predetermined interviews। तो unstructured का मतलब क्या है? They are flexible, their structure is flexible, their contents are flexible, it means questions are could be different from person to person। हर एक person से आप different questions कर सकते हैं। Questions explanation is different। For example, आपने ये देखा कि टीवी पे जो इंटरव्यूज हो रहे होते हैं तो हर एक पर्सन से डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, देन देयर इज डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हर एक के लिए जो क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को हॉस्पिटल में गए, आप उनसे किसी डिजीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक पर्सन को आपने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्म किया एक क्वेश्चन पे, दूसरे को कम किया, ठीक है। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी, और आपने डिफरेंट क्वेश्चंस किए, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी इट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन। एक पर्सन से आपने कुछ और पूछा है, किसी और तरह से पूछा है। आपने किसी से पूछा कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कपल से पूछा कि उनके हाउ मैनी चिल्ड्रन दे हैव, तो उन्होंने बता दिया फॉर एग्जांपल 4। आपने किसी और कपल से पूछा कि हाउ मैनी डॉटर्स एंड हाउ मैनी सन्स यू हैव, तो वो क्या बताएंगे? फॉर एग्जांपल दे टोल्ड यू दे हैव 3 सन्स एंड 1 डॉटर, ठीक है। अब पहले वाले कपल से आपने पूछा था कि हाउ मैनी चिल्ड्रन दे हैव,
तो उन्होंने आपको बताया 4, अब दूसरों के भी 4 हैं, लेकिन अब ये डाटा जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज वहाँ पे 3 सन्स एंड 1 डॉटर। अब पहले वालों से अगर आप उनका जो डाटा आपके पास आ गया उससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि उनके कितने बच्चे कितने उनके बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं, तो आप इसको कर सकते हैं।